वर्ष 1751। दक्षिण भारत। भारत का डेक्कन और कर्नाटक क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा फ्रांसिस गवर्नर ड्यूप्लेक्स के प्रभाव में था। क्योंकि फ्रांसिस समर्थित चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब थे और फ्रांसिस कमांडर डी बसी निजाम की राजधानी औरंगाबाद में तैनात फ्रांसिस सेना के साथ दक्कन पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। अंग्रेज, जिन्हें अभी अभी फ्रांसीसी से मद्रास वापस मिला था, अपने नए मुख्यालय फोर्ट सेंट डेविड में असहाय बैठे थे। फ्रांसिस गवर्नर ड्यूप्लेक्स उन पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि यूरोप में एक शांति संधि के कारण उनके हाथ बंधे थे। इसलिए इस क्षेत्र में फ्रांसीसी शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्होंने यहाँ के अंतिम गढ़ त्रिचिनापल्ली, जहाँ आरकोट के मारे गए नवाब अनवरुद्दीन के छोटे बेटे मोहम्मद अली ने शरण ले रख पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो फ्रांसीसी दबाव में आकर मोहम्मद अली चंदा साहिब को नवाब के रूप में मानने के लिए सहमत हो गए, पर बाद में इस व्यवस्था के अनुपालन का भुगतान में देरी कर रहे थे और इसी बीच में वह अंग्रेजों के साथ भी बात करने लगे थे। इसलिए मार्च 1751 में जब इंग्लिश एडमिरल बोस्कावेन का मजबूत बेड़ा मद्रास वापस लेने के बाद जब वहां से रवाना हुआ, तो डुप्लेक्स ने चंदा साहिब को 8000 सैनिकों और डी ओटिल की कमान में 400 यूरोपीय सैनिकों के साथ त्रिचिनापल्ली पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। डुप्लेक्स के इस गंभीर खतरे को भांपते हुए फोर्ट सेंट डेविड में बैठे अंग्रेज गवर्नर ने सभी सीमित उपलब्ध साधनों के साथ मोहम्मद अली का समर्थन करने का फैसला लिया और फरवरी में कैप्टन कोप को त्रिचिनापल्ली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 280 यूरोपीय और 300 देसी सिपाहियों के साथ भेज दिया। उसके बाद मार्च में अतिरिक्त सैनिकों के साथ कैप्टन जिंजिन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। मई तक जिंजिन ने भरवाचिलम पर भी कब्जा कर लिया, जिससे त्रिचिनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड के बीच महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था सुरक्षित हो गई। इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने कैप्टन कोप को मोहम्मद अली के देसी 4000 आदमियों के साथ त्रिचिनापल्ली के रास्ते में चंदा साहिब की सेना को रोकने के लिए एक रणनीतिक रूप से जरूरी वोलकोंडा स्थित रंजन कुंडी किले पर कब्जा करने के लिए भेजा। पर अंग्रेजी सैनिकों द्वारा अंधाधुंध बमबारी से नाराज वहां के स्थानीय गवर्नर ने चंदा साहिब को पहले समर्थन देकर वोलकोंडा को उनके लिए सुरक्षित कर दिया। इसलिए 19 जुलाई को जब कोप की सेना ने किले में प्रवेश करने की कोशिश की, तो फ्रांसीसी ने उन्हें आश्चर्यचकित कर उन्हें अपने उपकरणों और सामानों को छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फ्रांसीसी के पास पीछे हटने वाली अंग्रेजी सेनाओं को पीछा करने और उन्हें नष्ट करने के अवसर था, लेकिन उन दिनों डी ओटिल बीमार पड़ गए और इसके अलावा चंदा साहिब के एक सेनापति ने भी दल बदल कर दिया, जिससे उनकी प्रगति में थोड़ी देरी हुई और अंग्रेज टुकड़ी सफल रूप से त्रिचिनापल्ली वापस आ गई। पर 25 जुलाई तक चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने द्वीप शहर श्रीरंगम और त्रिचिनापल्ली के आसपास के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित आयताकार शहर त्रिचिनापल्ली 6 मील की परिधि में चारों ओर खाई के साथ एक अच्छी तरह की किलेबंदी वाला शहर था। किले के भीतर केंद्र में 300 फुटे ऊंचे चट्टान पर एक और किला था, जो आसपास के क्षेत्रों का एक रणनीतिक 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता था, जिसमें द्वीप शहर श्रीरंगम की कावेरी नदी के पार और उत्तर की ओर 2 नदियों का घुमावदार सर्पाकार प्रवाह का दृश्य भी शामिल था। शहर के दक्षिण में 2 विशिष्ट उच्च चट्टानें थी, जिन्हें गोल्डन रॉक और सुगर लाफ रॉक के नाम से जाना जाता था, जो जमीन से करीब 100 फुट ऊपर ऊंची थी। उसके 2 मील पूर्व 40 फुट ऊंची चट्टान थी, जिसे बाद में फ्रांसीसी चट्टान के रूप में जाना गया, और 3 मील आगे पूर्व में एलिमेसरम की दुर्गम चट्टान थी, जिनके ऊपर एक मंदिर परिसर था। फ्रांसीसी ने अपनी तोपें नदी के पार फ्रेंच रॉक और श्रीरंगम में रखी और शहर के पूर्वी हिस्से से अपना हमला शुरू किया। इस बीच फ्रांसीसी कमांडर डी ओटिल की निरंतर बीमारी के कारण नए कमांडर श्रीला ने की जगह ले ली, जिन्होंने शहर की रक्षा के मजबूत अंग्रेजी दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बमबारी, नाकाबंदी और घेराबंदी का टाइम टेस्टेड विकल्प चुना, जो एक ऐसी रणनीति थी जो अंततः उन्हें निराश कर देगी। इस बीच इस एंग्लो फ्रांसिस संघर्ष में क्लर्क से सैनिक बने और ब्रिटिश भारत साम्राज्य के सबसे इम्पोर्टेंट संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव कर्नाटक के दुर्गम अंग्रेजी आकाश में एक चमकते तारे के रूप में उभरे। 1725 में जन्मे क्लाइव 1742 में एक निम्न श्रेणी के क्लर्क के रूप में मद्रास पहुंचे थे, और जब फ्रांसीसी ने अगस्त 1746 में
शहर पर कब्जा कर लिया तो वो फोर्ट सेंट डेविड भाग गए, जहां वे सेना में शामिल हो गए और 1748 में पांडिचेरी की घेराबंदी में भी भाग लिया, जिसके कारण मद्रास अंग्रेजों को वापस मिला। इसके बाद क्लाइव सिविल सेवा और आपूर्ति विभाग में लौट आए। परस्पर स्थानीय देसी लोगों और फ्रांसीसी लोगों के साथ स्थानीय झड़पों के दौरान उन्हें युद्ध आपूर्ति और स्थानीय लड़ाकू बलों के संचालन का महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। वो तिरुचिरापल्ली रक्षा में भी शामिल थे। उसने अंग्रेजों की असफलताओं को बहुत नजदीक से देखा। थोड़ी दिनों के बाद वे फोर्ट सेंट डेविड लौट आए और सेना में फिर से शामिल होने का अनुरोध किया। तदनुसार उन्हें कप्तान बनाया गया और जुलाई 1751 में एक छोटी टुकड़ी के साथ तिरुचिरापल्ली भेजा, जहां उन्होंने खराब अंग्रेजी परिस्थितियों का गंभीर रूप से अवलोकन किया और वह गवर्नर को सही स्थिति से अवगत कराने एक साहसिक सैन्य मुहिम का प्रस्ताव देने के लिए फोर्ट सेंट डेविड वापस लौट आए। साहसी और सैन्य दूरदर्शिता का एक उदाहरण पेश करते हुए क्लाइव ने चंदा साहिब की राजधानी आरकोट को कब्जा करने का प्रस्ताव रखा, जिसे चंदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अपर्याप्त सुरक्षा बलों के साथ छोड़ा हुआ था। यदि आरकोट शहर पर कब्जा कर लिया जाता है तो चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली घेराबंदी को राहत देते हुए आरकोट शहर को फिर से हासिल करने के लिए सेना का एक बड़ा हिस्सा वहां निश्चित रूप से भेजेंगे। क्लाइव ने इस अभियान का नेतृत्व करने की भी पेशकश की। गवर्नर सैंडर्स एक बहुत ही तेज व्यक्ति थे। उन्होंने युवा अधिकारी के उत्साही, निडर और असामयिक कमांडिंग कौशल के कारण प्रस्ताव की मंजूरी दी। नतीजन 200 यूरोपीय, 600 देसी सिपाही और 8 अनुभवहीन अधिकारियों के साथ, जिनमें से 4 के पास केवल व्यापारिक अनुभव था और वे कभी इस तरह के कार्रवाई में शामिल नहीं थे, क्लाइव ने 26 अगस्त 1751 को ब्रिटिश भारत साम्राज्य का पहला पत्थर रखने के लिए मद्रास से कूच किया। आरकोट मद्रास से 64 मील दूर दक्षिण में पालार नदी पर स्थित ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था। लगभग 3 मील लंबी एक विशाल ऊंची प्राचीर मुख्य दिल्ली प्रवेश द्वार सहित 5 द्वारों के साथ शहर को घेरे हुई थी। शहर के अंदर 1100 सैनिक ने परिधि में लगभग 1 मील मापने वाली एक बहुत चौड़ी खाई के साथ इस बड़े घर की रक्षा के लिए तैनात थे और छोटी सेना के साथ शहर पर कब्जा करना निसंदेह जोखिम भरा काम था। रुक रुक कर मानसून के तूफानों का सामना करते हुए दम घोटू गर्मी में क्लाइव सबसे पहले 40 मील दूर कांचीवरम पहुंचे, जो एक बड़े मंदिर के साथ एक महत्वपूर्ण शहर था। और एक दिन आराम करने के बाद उन्होंने मार्च फिर से शुरू किया और 11 सितंबर 1751 को आरकोट के द्वार पर प्रकट हो गए। स्थानीय सेना, जिन्हें उनकी प्रगति की खुफिया जानकारी बराबर मिल रही थी, क्लाइव जैसे नीडर व्यक्ति का विरोध करने से डर गई और रात में ही किले को छोड़ के भाग गई। क्लाइव ने बिना किसी विरोध के किले में प्रवेश किया और जल्द ही किलेबंदी को मजबूत करना शुरू कर दिया। डुप्लेक्स अपने मूल सहयोगी द्वारा आरकोट राजधानी पर तेजी से कब्जा करने से हैरान तो था, लेकिन इससे वह परेशान नहीं हुआ। उन्होंने बाद में क्लाइव से निपटने के लिए सोचकर तिरुचिरापल्ली घेराबंदी पर ही ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, लेकिन देसी लोग के लिए आरकोट राजधानी कब्जा करने से वही परिणाम निकला जैसा कि क्लाइव ने अभियान के पहले अनुमान लगाया था। इसलिए जिस क्षण चंदा साहिब ने आरकोट पर कब्जा करने के बारे में सुना, तुरंत उन्होंने अपने बेटे राजा साहिब के नेतृत्व में अपनी राजधानी को फिर से कब्जा करने के लिए अपने 4000 सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारों को तुरंत प्रस्थान कर दिया। अतिरिक्त स्थानीय समर्थन ने उन्हें और मजबूत किया और संख्या लगभग 10,000 हो गई। रास्ते में पांडिचेरी ने 100 यूरोपीय सैनिकों को भी जोड़ दिया। 4 अक्टूबर को राजा साहिब के सैनिकों ने आरकोट शहर पर कब्जा कर लिया और किले पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन क्लाइव ने उनकी कई शुरू के प्रयासों को व्यर्थ कर दिया। इसके अलावा राजा साहिब की सेना ने क्लाइव की मदद के लिए मद्रास से 100 यूरोपीय और 200 सिपाहियों वाले लेफ्टिनेंट इनेस के गिरोह को पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें पुन्ना मल्लू में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब फंसे हुए क्लाइव की सेना के पास केवल 3 से 4 दिन की आपूर्ति बची थी और जब एक किले की दीवार टूट गई तो राजा साहिब ने एक उचित आत्मसमर्पण का अवसर और एक बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन क्लाइव ने साफ इनकार कर दिया और अवरोध जारी रहा। आरकोट की घेराबंदी एंग्लो इंडियन इतिहास की एक विशिष्ट उदाहरण है जो अंग्रेजों के साम्राज्य की पूर्वी कैरियर का
एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ अंग्रेज ने अपने देसी सिपाहियों को सिखाया कि वे अपने अधिक अनुशासन, प्रतिभा और उत्साह के साथ अगर उनका अनुसरण करें तो महान परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर सैंडर्स ने भी अपने अनुभवी कैप्टन किलपैट्रिक के साथ तुरंत पुन्ना मुलुक को और अधिक सेना भेजी, जो आर्कोट की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच गवर्नर सैंडर्स ने पास के दमालचेरी दर्रे पर तैनात मराठा सरदार मुरारी राव को संपर्क साधा और उन्हें भी सहायता करने के लिए मना लिया। यह जानकारी राजा साहिब तक पहुंची, जिन्हें अब यह चुनना था उन्हें पहले मुरारी राव से लड़ना है या किले पर हमला करना है। उन्होंने सही ढंग से दूसरा वाला विकल्प चुना, लेकिन एक भगोड़े ने क्लाइव को योजना का खुलासा कर दिया, जिससे वो संभावित मुठभेड़ के लिए अपने को अच्छी तरह से तैयार कर लिए। इसलिए जब राजा साहिब की सेना बहादुरी से आगे बढ़ी और हाथियों का उपयोग करते हुए जब मुख्य द्वार तोड़कर किले के अंदर प्रवेश कर गए तो उन्हें अधिक संगठित अंग्रेजी हमले का सामना करना पड़ा और इस बहुत ही घमासान युद्ध में उन्होंने अपने सेनापति अब्दुल कोड़ा खान को खो दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और राजा साहिब की सेना जल्दबाजी में पीछे हट गई। अन्य जगहों पर भी उनके हमले विफल रहे, पर एक और अजीब बात यह है कि इस हमले में फ्रांसीसी सैनिक अनुपस्थित थे और भाग नहीं ले रहे थे। नतीजन 400 सैनिक खोने के बाद राजा साहिब ने 300 क्लाइव पुरुषों की, जो 40 दिनों से भूख, बीमारी, थकान और खतरे का आरकोट में सामना कर रहे थे, उसकी घेराबंदी हटा ली। राजा साहिब अपनी 10,000 सेना के साथ वेल्लूर एक सुरक्षित किले में पीछे हट गए। डुप्लेक्स ने आरकोट का कब्जा को बड़ी योजना के एक छोटे से हिस्से के रूप में लिया और यूरोप में आने वाली प्रत्येक यूरोपीय टुकड़ी के साथ उन्होंने त्रिचरनापल्ली सेना का विस्तार किया। अंततः कमांडर ला 900 यूरोपीय और 2000 अनुशासित सिपाहियों का नेतृत्व कर रहे थे, जो आंतरिक कर्नाटक में सबसे बड़े यूरोपीय सेना समूहों में एक था, जो कि चंदा साहिब के 30,000 घुड़सवारों द्वारा समर्थित था। कमांडर ला, जो जिद्दी, संदिग्ध और दूरदृष्टि में कमी वाले थे, ने अपने अधिकारियों के विचारों को खारिज करते हुए सुरक्षित नाकाबंदी विकल्प को जारी रखा। क्लाइव की बहादुरी ने त्रिचिरापल्ली की दृढ़ता से बचाव करने के लिए अंग्रेजों के साहस में मदद की, क्योंकि ला यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। और एक बार जब कैप्टन किलपैट्रिक 200 यूरोपीय, 700 सिपाहियों, तोपखाने के 3 टुकड़ियां और 300 मराठा घुड़सवार के साथ आरकोट पहुंचे तो क्लाइव आरकोट से निकलकर दुश्मन का पीछा करने के लिए अरनी की ओर प्रस्थान कर दिया। फ्रांसीसी 300 यूरोपियों और 2000 हॉर्स लेवी के साथ पांडिचेरी के नवीनतम सपोर्ट और राजा साहिब की सेना के साथ संख्या में बेहतर थे, मजबूत थे, लेकिन सेना में उचित नेतृत्व की कमी थी और तोपखाने के प्रभावी उपयोग और क्लाइव की कुशल राजनीति का अरनी में फ्रांसीसी पराजित हो गए और भारी नुकसान के साथ जिंजी की ओर पीछे हट गए। इससे प्रोत्साहित और क्लाइव ने आरकोट और मद्रास के बीच फ्रांसिस नियंत्रित संचार मार्ग पर नियंत्रण पाने के लिए कांचीवरम की ओर कूच किया। 2 दिनों की झड़प के बाद क्लाइव ने फोर्ट सेंट डेविड जाने से पहले इस क्षेत्र का अधिग्रहण सुनिश्चित कर दिया। अंग्रेजों की जीत, नए सेनापति के साहस, दोनों ने डुप्लेक्स को चिंतित कर दिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि त्रिचिरापल्ली में भी इस कारनामे को दोहराया भी जा सकता था। इसलिए क्लाइव के खेल को उसी की तरह रोकने के लिए उन्होंने उनके ध्यान हटाने के लिए राजा साहिब को मद्रास के ग्रामीण इलाकों में लूटपाट करने के लिए उकसाया। चिंतित अंग्रेज गवर्नर डेविड ने क्लाइव को फिर मद्रास लौटने का आदेश दिया, जहां नए अंग्रेजों का बंगाल का दल उनका इंतजार कर रहा था। क्लाइव के आने की खबर सुनकर दुश्मन मद्रास के ग्रामीण इलाके से तितर बितर हो गए। तभी कैप्टन किलपैट्रिक ने उन्हें सूचित किया कि राजा साहिब अब आरकोट पर हमला करेंगे। इसलिए क्लाइव ने अपने दल को तैयार करके आरकोट की ओर से फिर बढ़ना शुरू कर दिया। दुश्मन, जो संख्या और तोपों में मजबूत था, क्लाइव को कावेरी पैक गांव के पास घात लगाकर आश्चर्यचकित करने की योजना बना रहा था। वहां उन्होंने एक आम के बाग में सड़क के दाईं ओर एक रणनीतिक स्थिति ले रखी थी। सौभाग्य से क्लाइव को सड़क के बाईं ओर एक गहरा सूखा पानी का मार्ग मिला और उन्हें यह भी खुफिया जानकारी मिली कि फ्रांसीसी स्थित आम बाग में पिछले छोर से वे सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट कीन को पीछे से उनके अटैक करने के लिए कहा, ताकि वो सामने से हमला कर सकें। इसने दुश्मन को चौंका दिया और वो बुरी तरह पराजित हो गए।
क्लाइव के कौशल और अंतर्दृष्टि से जीती गई कावेरी पाक की लड़ाई ऐतिहासिक घटना की गरिमा की हकदार है, क्योंकि इसने न केवल संगठित फ्रांसीसी सेना को नष्ट कर दिया बल्कि ब्रिटिश हथियारों की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। जीत के बाद क्लाइव को ने आर्केट और फिर वेल्लूर की ओर कूच किया, लेकिन बीच में ही उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आने का निर्देश मिला और वापस लौटते समय वह निजाम पर फ्रांसीसियों की महान जीत के स्थल पर निर्मित डुप्लेक्स फतेहाबाद के संघर्षरत शहर को क्रोध में उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड लौटने से पहले मिट्टी में मिला दिया। कावेरी पाक में हार डुप्लेक्स को बुरी तरह से हिला दिया। फ्रांसीसी ने न केवल दुर्लभ रूप से उपलब्ध सिपाही और अमूल्य लड़ाई उपकरणों को खो दिया था, बल्कि अपने मूल सहयोगियों का विश्वास भी बहुत खतरनाक स्तर तक नीचे हो गया था और इस कारण चंदा साहिब के खेमे से पलायन भी शुरू हो गया। हालांकि सफल होने के योग्य योजना की बुरी विफलता पर हद से अधिक शर्मिंदा डुप्लेक्स ने अभी भी बड़ी योजना का पालन किया। उसकी सोच थी त्रिचिनापल्ली, आरकोट और कावेरी पाक के नुकसान को भरपाई कर सकता है। फोर्ट सेंट डेविड में विशाल बलों के इकट्ठा होने की जानकारी प्राप्त करते उन्होंने लगातार निर्देशों में लॉ को फोर्ट सेंट डेविड से दुश्मन और उनके काफिले पर हमला करने के लिए कहा। आखिरकार 27 मार्च 1752 को युद्ध के दिग्गज मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस फोर्ट सेंट डेविड में उतरे और 3 दिन बाद 400 यूरोपियों और 1100 सिपाही कमान के साथ त्रिचिनापल्ली की राहत के लिए निकल पड़े, जिसमें उनके भरोसेमंद क्लाइव भी शामिल थे। ला ने 300 यूरोपियों और 300 देसी सेना को अंग्रेजी दल को रोकने के लिए कावेरी नदी के उत्तरी तट पर कोलियालाडी किले पर उन्हें भेजा। अंग्रेजी कावेरी नदी की 2 शाखाओं के बीच आगे बढ़ रहे थे। फ्रांसीसी कमांडर हालांकि संख्या में कम था, पर अंग्रेजों के उनके फायरिंग रेंज में आने के बाद भारी नुकसान पहुंचने के लिए आश्वस्त था और ठीक यही हुआ। अंग्रेजों ने 20 यूरोपीय लोगों को खो दिया और उनके काफिले और सामान में भारी अव्यवस्था फैल गई। यह वह समय था जब फ्रांसीसी को करारी हार के लिए उन पीछा करते हुए उन पर हमला किया जा सकता था, लेकिन स्पष्ट निर्देश न होने या पर्याप्त साहस न होने के कारण वे बस अपने पद पर स्थिर रहे। सौभाग्य से मेजर लॉरेंस ने किसी तरह अपने सैनिकों को उनसे त्रिचिनापल्ली के 10 मील के भीतर बसी एक बस्ती किला कोटा में निकाल लाया। इस प्रकार आगे बढ़ रहे अंग्रेजी सैनिकों को कुचलने का पहला प्रयास विफल हो गया। कमांडर लॉ ने अपने आगे चुक्की पल्लम के पास एक टुकड़ी को रोकने के लिए लगाया और जब अगली सुबह मेजर लॉरेंस उस दिशा में चले तो कैप्टन जिंजिन द्वारा भेजे गए एक मुखबिर से फ्रांसीसी योजना जानकर उन्होंने सुगरलफ रॉक की ओर दिशा में एल्सी मेरम की ओर से आगे बढ़ गए, जहां वे कैप्टन क्लार्क के तहत तैनात 200 अंग्रेजी सैनिकों से मिल गए। ला ने उन पर फिर हमला करने का फैसला किया। हालांकि यह चंदा साहिब के सैनिकों द्वारा समर्थित था, लेकिन कमजोर योजना के कारण हमला क्लाइव के बेहतर नेतृत्व और बेहतर ऊर्जा के कारण फिर विफल हो गया। फ्रांसीसी काफी नुकसान के साथ पीछे हट गए और अंग्रेजों ने त्रिचिनापल्ली में बिना छेड़छाड़ के मार्च कर गए। कमांडर लॉ के खराब प्रदर्शन के कारण डुप्लेक्स के गुस्से का वर्णन करना मुश्किल था। यह उनके समझ के बाहर थी कि श्रीरंगम में फ्रांसीसी सेना कैसे सुरक्षित थी। डुप्लेक्स के दूरदर्शी दृष्टि इस योजना के पागलपन को देख सकती थी जो फ्रांसीसी को सभी संचार से काट रही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत निर्देश भेजा, अगर उन्हें पीछे हटना है तो पांडिचेरी लौट जाएं। लेकिन लॉ खुद को ठोस रक्षा में सोचते हुए कोलरून नदी के उत्तरी तट पर फ्रेंच रॉक में संरक्षित केंद्र के साथ बाएं एल मैसेरम के मजबूत पद तक विस्तारित संचार के साथ खड़े रहे। इसके अलावा चंदा साहिब कावेरी के किनारे की रेखा पर खड़े थे, लेकिन इन सब का मतलब यह लग रहा था कि कमांडर लॉ अंग्रेजों और उनकी सहयोगियों के संयुक्त हमले का सिर्फ इंतजार कर रहे थे। इसलिए जब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा तो डुप्लेक्स ने ला की जगह डीऑटिल को भेजने का फैसला किया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की मजबूत स्थिति और उनके सहयोगियों की असमर्थता को समझते हुए पहले चंदा साहिब के क्वार्टर को हराने का फैसला किया, जिसके लिए 12 अप्रैल की रात को कैप्टन डाल्टन 400 आदमियों के साथ उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए त्रिचिनापल्ली से बाहर आए। सुबह में सड़क से अपरिचित उन्होंने खुद को फ्रेंच रॉक और एल्सीमेरम के बीच एक मजबूत फ्रांसीसी स्थिति के सामने पाया। उनके द्वारा कुचले जाने के अचानक खतरे को पता चलने पर वो जल्दीबाजी में पीछे हट गए।
हालांकि फ्रांसीसी अपनी मजबूत स्थिति और बल के साथ उन्हें समाप्त करने के लिए उनका पीछा कर सकते थे, और इसके विपरीत वो अंग्रेजों के पीछे हटने के लिए खुश थे। और एक बार जब वे उनकी दृष्टि से बाहर आ गए तो कावेरी के पास श्रीरंगम द्वीप पर पीछे हट गए। यह संभावित रूप से ला के निर्देश के कारण हुआ होगा, लेकिन चंदा साहिब एक बेहतर सैनिक ने सामरिक पद छोड़ने के पागल प्रस्ताव में शामिल होने से इनकार कर दिया। डुप्लिक सोच रहे थे कि श्रीरंगम नदियों से घिरा एक छोटा सा द्वीप जिसे आसानी से पार किया जा सकता है, जो त्रिचनापल्ली के एक लंबे तोप शॉट के भीतर कैसे सुरक्षित था। लेकिन लॉ के लिए फ्रांसीसी सेना को बचाने के लिए यह अंतिम उपाय था। दुर्भाग्य से उन्होंने इसे लागू करने की विस्तारित योजना नहीं बनाई थी। अंततः चंदा साहिब और उनकी सेनाओं को भी कावेरी पार करने के लिए मना लिया था। पीछे हटने में काफी भ्रम था। अधिकांश सामान जला दिया गया। उन्होंने नदी पार कर यहाँ तक कि अपने आदमियों को एल्लीमेसरम में छोड़ दिया, जिसे जल्द ही कैप्टन डाल्टन ने 13 अप्रैल को थोड़े प्रतिरोध के साथ कब्जा कर लिया। इसी दौरान फ्रांसीसी सेना की आपूर्ति और संचार में कटौती करने के लिए मेजर लॉरेंस ने हीरो ऑफ आर्कट क्लाइव को 400 यूरोपीय, 700 सिपाही और 3000 मराठा घुड़सवार, 1000 तंजोरियन घुड़सवार और 8 फील्ड गन के साथ कावेरी और कोलरून नदियों को पार करने के लिए भेजा। और 17 अप्रैल को वो श्रीरंगम से 8 मील उत्तर में सामियावरम गांव में थे। इस बीच 25 अप्रैल को डीओटिल 120 यूरोपीय और 500 सिपाहियों के साथ सामियावरम से 15 मील उत्तर उटाटूर पहुंचे और इस स्थिति को समझा कि उन्हें और लॉ के बीच दुश्मनों की एक बेहतर ताकत के साथ क्लाइव उपस्थित थे। इस प्रकार उन्होंने एक चक्कर लगाने का फैसला किया और कोलरून नदी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचने के लिए सामियावरम को दरकिनार कर लॉ को मजबूत करने के लिए पहुंचा जा सकता था। उन्होंने लॉ को अपने ऑपरेशन का संदेश भेजा, लेकिन उनके एक दूत को क्लाइव ने पकड़ लिया। इसलिए डीओटिल पश्चिम की ओर से चले तो उन्हें क्लाइव को भी आगे बढ़ने का खबर मिला, इसलिए वे वापस उटाटूर लौट आए। यह देखकर क्लाइव भी सामियावरम वापस लौट आया। लेकिन लॉ, जिसने सोचा था कि क्लाइव डीओटिल में व्यस्त होगा, सामियावरम को लेने के लिए आगे बढ़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण नेता के लिए अंतिम अवसर था। लेकिन अक्षम लॉ ने पूरी ताकत से खुद को आगे बढ़ने के बजाय स्थिति से निपटने के लिए 80 यूरोपीय और 700 सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी भेजी थी। फ्रांसीसी टुकड़ी सामियावरम पहुंची और क्लाइव और अंग्रेजी सेना ने उसे बुरी तरह कुचल दिया और अंततः मराठा दल द्वारा सभी की हत्या कर दी गई। अब श्रीरंगम में फ्रांसीसी, जो हर तरफ से कटे हुए थे, हताश थे। उनके प्रावधान तेजी से कम हो रहे थे और देसी सेना उन्हें छोड़ने लगी थी। इसलिए ला ने तंजौर की सेना के सेनापति राजा मानक जी के साथ बातचीत शुरू की। सरदार ने कुछ पैसे के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भगोड़े नवाब चंदा साहिब के जीवन की गारंटी भी दी। लेकिन जैसे ही नवाब चंदा साहिब दुश्मन के शिविर में लाए गए तो उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया और अंग्रेजों के साथ संक्षिप्त चर्चा के बाद नवाब की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार एक देसी सेनानायक, जिसने फ्रांसीसी की मदद से कर्नाटक पर शासन करने का बड़ा सपना देखा था, के उतार भराव जीवन का घातक अंत हो गया। हालांकि इस त्रासदी से पहले ही कमांडर ला ने फ्रांसीसी सेना को जान बचाने के लिए समर्पण सुनिश्चित कर लिया था। इस प्रकार त्रिचनापल्ली की 11 महीने की घेराबंदी और ड्यूप्लेक्स के सपने का बहुत बुरे रूप से समाप्त कर दिया गया, जिसने कर्नाटक की निर्विवाद पर्दे के पीछे के शासक बनने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सहित बहुत सारे संसाधन और धन का निवेश किया हुआ था। उनके विरोध करने वाले अंग्रेज, जो अपने सहयोगियों द्वारा छोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों के साहसिक प्रयासों के साथ कर्नाटक का वास्तविक शासक बन गया था और फ्रांसीसी सेना युद्ध के कैदी थे। इस घेराबंदी ने एंग्लो इंडियन इतिहास के क्षितिज में एक नया चमकता सितारा क्लाइव भी बनाया, जिसने एक रूखे और दृढ़ निश्चय के साथ फ्रांसीसी भारत की ठोस नींव को तोड़ दिया और दुनिया को दिखाया, जब देसी सैनिक आत्मविश्वास के साथ अच्छी तरह से नेतृत्व करते हैं तो वे युद्ध के दौरान में सर्वोत्तम परिणाम दिखाने में सक्षम होते हैं। यह कठिन नियति थी कि ड्यूप्लेक्स ब्रांड अब कर्नाटक में असफल था, लेकिन दक्कन की धरती पर फ्रांसीसी की जीत ने उसकी भरपाई की। फ्रांसीसी प्रभाव अभी भी सर्वोपरि था, क्योंकि दक्कन के निजाम सूबेदार सलाबत जंग के दरबार में फ्रांसीसी हथियार अभी भी सर्वोच्च थे।